नमस्कार, आप देख रहे हैं बड़ी खबर और आज की बेहद दुखद खबर यही है कि तमिलनाडु में मी-17 V5 हेलीकॉप्टर क्रैश में चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत, उनकी पत्नी मधुलिका रावत और उसमें सवार 11 और लोगों की मौत हो गई है। 14 सवारों में से 13 लोगों की मौत हुई है। एक ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह इस हादसे में बचने वाले अकेले व्यक्ति हैं, लेकिन वो बुरी तरह से घायल हैं। उनका इलाज अस्पताल में चल रहा है। जनरल बिपिन रावत भारत के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बने। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बनने से पहले वो भारतीय सेना के सेनाध्यक्ष रहे। देश के इकलौते 5 स्टार हासिल करने वाले जनरल रहे जनरल बिपिन रावत और पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ यानी तीनों सेनाओं के प्रमुख। जनरल बिपिन रावत के लिए देश सबसे अहम रहा। देश की सुरक्षा, देश की मजबूती, इसको लेकर वो हमेशा खुलकर बोलते रहे। शायद उनकी ये प्रतिबद्धता भी एक वजह थी कि जब देश ने पहला चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ चुनना चाहा तो जनरल बिपिन रावत पहले विकल्प के रूप में सामने आए। जनरल बिपिन रावत के लिए भारतीय प्रतिरक्षा संस्थान के इस सर्वोच्च पद पर पहुंचने का सफर लंबा रहा। उत्तराखंड के पौड़ी जिले में पैदा हुए जनरल रावत का परिवार पीढ़ियों से सेना में रहा। उनके पिता लक्ष्मण सिंह रावत भी लेफ्टिनेंट जनरल के ओहदे तक पहुंचे थे। जनरल रावत 1978 में भारतीय सेना में आए। सबसे पहले 11 गोरखा राइफल से जुड़े। वो भारतीय सेना के कई अहम अभियानों में शामिल रहे। 1987 में सुमदुरोंग चू घाटी में, 1962 के बाद चीनी सेना के साथ पहली झड़प में उनकी ही बटालियन ने लोहा लिया। संयुक्त राष्ट्र की ओर से कांगो मिशन में उनकी भूमिका की काफी सराहना हुई। म्यांमार में 18 भारतीय सैनिकों की शहादत के बाद जो सर्जिकल स्ट्राइक हुई वह भी उनके नेतृत्व में हुई। उनकी इस काबिलियत का ही नतीजा था कि 2016 में 2 अफसरों की वरिष्ठता के बावजूद उन्हें सेना का प्रमुख बनाया गया। वो लगातार देश की सुरक्षा को लेकर चिंतनशील थे। ऑनलाइन मीडिया पर बनाए जा रहे जनमत से उन्होंने सावधान रहने को कहा तो इसकी आलोचना भी हुई, लेकिन वो बेपरवाह थे। मंगलवार को ही उन्होंने जैव हथियारों के खतरे की बात की थी, लेकिन एक हेलीकॉप्टर हादसे में उनका निधन एक बड़ा सवाल है जिसका जवाब भारतीय रक्षा प्रतिष्ठान को खोजना होगा। जनरल बिपिन रावत को हमारी श्रद्धांजलि। और अब दूसरी खबरों की तरफ बढ़ते हैं। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने आज लखनऊ में यूपी कांग्रेस का महिला चुनाव घोषणा पत्र जारी किया है। इसमें सरकारी नौकरियों के आरक्षण में 40% महिलाओं को देने, 12वीं कक्षा की हर छात्रा को स्मार्टफोन, ग्रेजुएशन वाली हर लड़की को स्कूटी, सरकारी बसों में मुफ्त यात्रा जैसे लुभावने वादे किए गए हैं। आदि शक्ति दुर्गा की स्तुति की तर्ज पे प्रियंका ने महिला मुद्दे पे ये थीम सॉन्ग जारी किया। भगवती हे शितिकंठ कुटुंबिनी भूरि कुटुंबिनी भूरि कृते जय जय हे महिषासुरमर्दिनी रम्यकपर्दिनी शैलसुते। उसके बाद उन्होंने महिलाओं के लिए एक अलग मैनिफेस्टो भी जारी किया। ये जो हिस्सेदारी है, इससे जो इम्बैलेंस है राजनीति में महिलाओं का, उसको हम ठीक करने की कोशिश करना चाहते हैं। संसद और विधानसभाओं में महिलाओं का प्रतिनिधित्व आज 14% से कम है। जब 40% महिलाएं टिकट लेंगी और चुनाव लड़ेंगी, आशा है कि ये बढ़ेगा। कांग्रेस दफ्तर में आज महिलाएं बड़ी तादाद में पहुंची थीं। सबके हाथों में लड़की हूं, लड़ सकती हूं नारा लिखी तख्तियां थीं। इसके बड़े बड़े कटआउट्स हर तरफ लगे हुए थे। देश की सियासी तारीख में पहली बार किसी पार्टी ने महिलाओं के लिए अलग मैनिफेस्टो जारी किया है। दृढ़ निश्चय, सक्षमता, शक्ति,
ये महिला के सहज गुण होते हैं। इसके साथ साथ करुणा, दया, आशा, साहस, ये सब महिलाएं उनका गुण होता है। हम चाहते हैं कि ये गुण राजनीति में भी प्रकट हों। कांग्रेस के महिला मैनिफेस्टो को 5 हिस्सों में बांटा गया है: स्वावलंबन, शिक्षा, सम्मान, सुरक्षा और सेहत। इसमें वादा है कि 12वें दर्जे की लड़कियों को स्मार्टफोन, ग्रेजुएशन करने वाली लड़कियों को स्कूटी, आरक्षित सरकारी पदों पे 40% महिलाओं की भर्ती, पुलिस में 25% महिलाओं की भर्ती, मनरेगा में 40% काम महिलाओं को, राशन की दुकानें 50% महिलाओं को, आंगनबाड़ी वर्कर और आशा बहुओं को 10,000 मानदेय, सरकारी बसों में महिलाओं को मुफ्त यात्रा, बुजुर्ग और विधवा को 1,000 रुपए महीना पेंशन और महिलाओं का 10 लाख तक का इलाज मुफ्त होगा। प्रियंका कहती हैं कि ये कोशिश सिर्फ चुनाव के लिए नहीं बल्कि समाज में महिलाओं को मजबूत बनाने के लिए है। अगर नहीं भी जीते तब भी बहुत बढ़िया है, क्योंकि एक बार नहीं जीतेंगी, अगली बार और सक्षम बनेंगी। तो हमारी ये जो पहल है ये सिर्फ चुनाव के नजरिए से नहीं है। हम बहुत स्पष्ट हैं, हम महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए एकदम पूरी तरह से संजीदगी से हम पहल लेना चाह रहे हैं। अभी भी गांवों में जो महिलाएं या तो जातियों के आधार पे या अपने घर के पुरुषों के कहने पे वोट देती हैं, क्या वो इतनी जल्दी महिला मुद्दे पे कांग्रेस के साथ आएंगी? ये एक बड़ा सवाल है। लेकिन प्रियंका गांधी कहती हैं कि वो चुनाव के लिए नहीं, महिलाओं को सशक्त करने के लिए यह आंदोलन चला रही हैं। लखनऊ में आलोक पांडे, कैमरामैन विनीत वर्मा के साथ कमाल खान, एनडीटीवी इंडिया। तो सवाल यही है कि क्या प्रियंका गांधी का ये वादा महिलाओं को उनके साथ जोड़ पाएगा? और अब अगली खबर, डॉक्टरों की हड़ताल तीसरे दिन भी आज जारी रही। स्वास्थ्य मंत्री से फेडरेशन ऑफ रेजिडेंट्स डॉक्टर एसोसिएशन की मुलाकात भी हुई है। आश्वासन भी दिया गया है कि नीट पीजी की जल्दी काउंसलिंग को लेकर सरकार कोशिश में जुटी है, पर हल नहीं निकला। इस हड़ताल ने मरीजों की परेशानी बढ़ा दी है। डॉक्टरों की पर्चियों का पुलिंदा बहुत बड़ा है, लेकिन शमीम को इलाज नहीं मिला। मां के गले का इलाज कराने शमीम नोएडा से सुबह 6 बजे सफदरजंग अस्पताल पहुंचे, लेकिन मायूस लौट रहे हैं। डॉक्टर बैठे ही नहीं, डॉक्टर हड़ताल पे हैं। हम लोग काफी परेशान हैं। सुबह 6 बजे से आए हैं, कोई डॉक्टर है नहीं, दवा के लिए लाइन में लगे। और क्या परेशानी थी जो दिखाने आए थे? गले में बहुत तेज दर्द है। किनको? माता जी को। श्रीनगर से आए सत्यनारायण को पत्नी के यूट्रस की समस्या के समाधान के लिए बुधवार को डेट मिली। ऑपरेशन होना है 2 हफ्ते से। मेहरौली में रिश्तेदार के यहाँ हैं। आज आए, आप कह रहे कि जी स्ट्राइक खत्म होगी, स्ट्राइक खत्म होगी, फिर जांच होगी, फिर ऑपरेशन होगा। पता नहीं कितना लंबा, इनको बहुत प्रॉब्लम चल रही है मैडम को। पैर की सर्जरी के लिए यूपी के गाजीपुर से आए अनिल को सफदरजंग अस्पताल में बुधवार यानी 8 दिसंबर को एडमिट होने की तारीख मिली थी। 2 दिन बाद सर्जरी होनी थी, दाखिला ही नहीं मिला। सर्जरी नहीं हो पा रही है सर। यहाँ से 2 दिन से हम लोग परेशान है। बोला जा रहा है कि हड़ताल होने के बाद होगी। किस चीज़ की सर्जरी होनी? पैर में चोट लगी थी सर यहाँ पे, उसी के। बोले कि सर्जरी करके इसको सही करना पड़ेगा। अब वो नहीं हो पा रही? नहीं हो पा रही है सर। प्रशासन की अनजान है, डॉक्टर भी इंसान है। नीट पीजी की काउंसलिंग में 7 महीनों की देरी की वजह से दिल्ली के सफदरजंग, आरएमएल और लेडी हार्डिंग के रेजिडेंट्स ने खुद को रूटीन सेवा के बाद इमरजेंसी सेवा से भी अलग कर लिया है। हमारा बस यही था, उनसे डिमांड यही थी कि हमें लगना चाहिए कि सरकार कुछ अपने एफर्ट लगा रही है, सरकार कोर्ट में जा रही है। तो आज उन्होंने यही बताया कि हम कोर्ट में पहुंच चुके हैं और होपफुली 1 हफ्ते के अंदर इसका काउंसलिंग प्रोसेस स्टार्ट हो जानी चाहिए। इस हड़ताल ने मरीजों की परेशानी बढ़ा दी है। हड़ताल की नौबत ही क्यों? क्या विरोध प्रदर्शन ही सुनवाई का जरिया है? क्यों नहीं पहले से ज़मीनी हकीकत का आकलन करके उसके हल निकालने की तैयारी होनी चाहिए? क्योंकि मेडिकल इमरजेंसी के हालात में सवाल मरीजों का है, जिंदगी की जंग लड़ रहे लोगों का है। नई दिल्ली से परिमल कुमार, एनडीटीवी इंडिया।
और अब देखिए हमारे सहयोगी सौरभ शुक्ला की ये ग्राउंड रिपोर्ट जो बता रही है कि 1 साल से ज्यादा समय से दिल्ली के बॉर्डर्स पे चल रहा किसान आंदोलन कल खत्म हो सकता है। संयुक्त किसान मोर्चा सरकार के आश्वासन के बाद इस आंदोलन के खत्म होने का ऐलान गुरुवार को कर सकता है। सरकार किसानों पर किए गए मुकदमे वापस लेने को तैयार हो गई है और साथ ही न्यूनतम समर्थन मूल्य पर बनने वाली कमेटी में एसकेएम के किसानों को शामिल करने पर भी रजामंद है। सिंघू बॉर्डर पर किसान थिरक रहे हैं, मिठाइयां बांटी जा रही हैं, जीत का जश्न भी मनाया जा रहा है। किसान संगठनों को भेजे अपने दूसरे प्रस्ताव में सरकार ने किसानों की लगभग सभी मांगे मान ली हैं। सरकार द्वारा भेजे गए प्रस्ताव के मुताबिक सरकार एमएसपी की गारंटी को लेकर समिति बनाएगी। समिति में संयुक्त किसान मोर्चे के सदस्य शामिल होंगे। सरकार पहले की तरह पंजाब और दूसरे राज्यों से खरीद जारी रखेगी। किसानों पर देश भर में हुए मुकदमे तुरंत वापस होंगे। किसानों को मुआवजा देने पर सरकार राजी है। बिजली बिल पर सरकार किसानों से बात करेगी। पराली जलाने पर किसानों को दंड नहीं भरना होगा। एक ऐतिहासिक जीत दर्ज हो चुकी है। सरकार की तरफ से जो प्रस्ताव आया था वो मंजूर कर लिया गया है। सभी के सभी स्टेट से बिना शर्त वापस होंगे। एमएसपी जैसे जारी था वैसे जारी रहेगा। कमेटी आगे एमएसपी को मजबूत करने के लिए फैसला करेगी। किसान संगठनों का कहना है कि अगर सरकार अपने प्रस्ताव पर दस्तखत करके दे दे तो किसान संगठन गुरुवार को 12 बजे बैठक कर आंदोलन खत्म करने का औपचारिक ऐलान कर देंगे। भारत सरकार ने जो रिवाइज प्रपोजल आज हमें भेजा उस पर सभी किसान संगठनों की पूरी सहमति बन गई है और अब केवल एक चीज का इंतजार है कि वो जो अनौपचारिक प्रस्ताव आया था, चूंकि उस पे सहमत है, उस पे मोहर के लेटर हेड पे मिल जाए। कल 12 बजे मीटिंग होगी जिसमें उस पे औपचारिक सहमति बना के इसके निष्कर्ष की घोषणा की जाएगी। किसानों का कहना है कि वो दिल्ली की सीमाओं से जा तो जरूर रहे हैं, लेकिन अपने राज्यों में वो किसानों के मुद्दों पर आंदोलन करते रहेंगे। तो फिलहाल जिनको खालिस्तानी, पाकिस्तानी, चीनी, नक्सली, उपद्रवी, मवाली कहा गया, आज सरकार ने माना है कि वो किसान है। वो 700 किसान जिनकी मौत हुई इस आंदोलन में, सरकार ने माना है कि वो किसान, वो देशद्रोही नहीं है और सरकार उन्हें मुआवजा देने को तैयार है। तो शायद एक सबसे बड़ा आंदोलन जो लंबे वक्त से चलता रहा, ये खत्म जरूर हो रहा है, लेकिन इस आंदोलन ने दिखाया है कि असल आंदोलन क्या होता है, एकता क्या होती है। और सरकार अगर झुकी है तो समझिए कि हर बात मानी जाती है, पर कहने का सलीका होना चाहिए। सहयोगी मनोज ठाकुर के साथ सिंघू बॉर्डर में मुस्कुराते हुए सरदार किसान मजदूरों के साथ सौरभ शुक्ला, एनडीटीवी इंडिया।